कौन से बड़े स्टार्टअप है जो आपको लगता है आने वाले टाइम में बहुत ग्रोइंग होंगे, जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे? ऐसे तो स्टार्टअप्स गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स तो लाखों की तादाद में रोज ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल में नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आप देखिए कितने स्टार्टअप्स हैं। अब आप क्रिकेट के बाद आप किसको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स मानते हैं? स्पोर्ट्स सब अच्छी, देखिए मैं कोई कैटेगरी नहीं करता। बच्चों को आप एडवाइस करो, अगर कोई चुनना चाह रहा है तो, जैसे आप तो 4-4 में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। जी। लेकिन अगर आपको एक चुनना हो क्रिकेट को छोड़ के, तो आप किसे चुनोगे? मैं तो चेस को कहूंगा। देखिए चेस की वजह मैं बता दूंगा। सर AI आ रहा है अभी। जी ठीक है, आ गया। आजकल मेरे भी बच्चे AI का बहुत इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी बताओ इसका क्या आंसर है, और वो पूरा कॉपी करके लिख भी देते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में AI बच्चों के लिए एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा, घातक होगा या दोस्त होगा? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नमेंट AI को प्रमोट ही कर रही है। AI कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, हमारे स्कूल में भी हैं, सब स्कूलों में AI कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तो जो नई टेक्नोलॉजी उसको गले लगाना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये नई टेक्नोलॉजी है। वो एक गलती जो आपने करी अपनी लाइफ में, आप चाहते हो आपसे सुनने वाले, आपकी नेक्स्ट जनरेशन या जो भी आपको फॉलो करते हैं वो कभी ना करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने मुझसे ये बात पूछी। गलती कह लीजिए या मजबूरी में वो गलती हो गई, बहुत पुरानी बात है ये। मैं आपसे बात कहूंगा 84, मतलब आज से 40 साल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के जो पॉडकास्ट में डिस्कशन होने वाला है वो बात होगी म्यूजिक को लेकर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक म्यूजिक लवर हैं या आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या आप कोई ढूंढ रहे हैं ऐसा पर्सन कि इन्होंने सोसाइटी के लिए क्या करा, इनको मैं अपना रोल मॉडल मानकर या बनाकर सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो वो सोशल वर्क कैसे होता है, एक इंसान नॉर्मल इंसान से फिलैंथ्रोपिस्ट कैसे बन जाता है। और देखो, पैसे तो सब कमा रहे हैं और सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल अचीव करने में एक रैट रेस में भाग रहे हैं, बट उस रैट रेस में इंपॉर्टेंट होती है हमारी फैमिली, हमारे रिलेशनशिप और हम खुद सेल्फ। तो हम खुद के लिए क्या करते हैं दिन भर, इन सभी टॉपिक पर ये पॉडकास्ट पूरा डिस्कस होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा तो ये पूरा पॉडकास्ट देखना, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजेदार एक्सपीरियंस बताएंगे और एक लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। तो जो आज मेरे गेस्ट हैं मिस्टर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? सर आपका आशीर्वाद है। तो अग्रवाल जी ने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर छुआ है, ऑल्दो डाउन टू अर्थ लग रहे हैं देखने में, लेकिन अब वो ऊंचाइयां कैसे छुई, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या प्लानिंग करी थी, और क्यों उन्होंने इतने सारे, मैं देख रहा हूँ फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करते हैं, म्यूजिक के लिए इनके अपने दिल में एक अलग ही प्रेम है। तो वो सब चीजें कहाँ से पैदा हुई और वो इंटरेस्ट कैसे हुआ और लोगों को कैसे एडुकेट करते हैं और उनको कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि अभी आप करंट में क्या क्या कर रहे हैं? सर देखिए, एजुकेशनिस्ट हूँ मैंने, आपने कहा ही, काफ़ी सारी बातों में ये बात आती है कि एजुकेशनिस्ट हैं। फोरमोस्ट तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। बच्चों को शिक्षा देना मेरा परम धर्म भी है, कर्तव्य है। तो बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, 3,500 बच्चों को। हाँ, 2 स्कूल्स हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में लीड करता हूँ, जैसे चेस हो गई, आर्म रेसलिंग है, पैरा स्पोर्ट्स जो कि एक बहुत ही इमोशनल और देश के लिए समर्पित जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लीड करता हूँ। टाइक्वांडो जो कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड एक स्पोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और आजकल बहुत आप कह सकते हैं पॉपुलर स्पोर्ट है, उसका चीफ पेट्रन हूँ। उसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लीड करता हूँ। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? आई एम सॉरी मैं बीच में। नहीं बिल्कुल सर, मजा आएगा। आप ऐसी बात पूछिए तो अच्छा लगेगा, मैं जवाब भी दे पाऊंगा। हाँ जी, इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए शुरुआत ऐसे हुई, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम पहले सिंधिया परिवार से हमारे रिश्ते थे। माधवराव जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माधवराव जी या राजमाता सिंधिया जी के परिवार से आना जाना था घर में। माधवराव जी जब जिंदा थे तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि हम क्यों ना स्कूल्स की चेन खोली जाए, ठीक है, और उस चेन की जिम्मेदारी हमको दी जाए। हमारा सौभाग्य था, हम बड़े खुश हो गए। लेकिन दुर्भाग्य कहते हैं, अब ईश्वर की मर्जी, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश पे डेथ हो गई। सन 2000 में प्रपोजल खत्म हो गया।
हम घर पे बैठ गए, हम अपना बिजनेस जो कर रहे थे वो करते रहे, लेकिन मन में वो बात थी। फिर किस्मत बदली। 2 साल के बाद उनके पुत्र जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ये बात को सोचा कि भाई मेरे फादर ने एक ड्रीम सोचा था या उनके मन में आया था ख्याल, लेकिन वो एक अलग तरीके के इंसान है, हर एक की अलग सोच होती है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फादर के नाम पे एक विद्यालय खोलूं, और उसकी जिम्मेदारी मैं हमको देने का उन्होंने सोचा। तो उन्होंने एक पत्र हमको दिया कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे फादर की स्मृति में स्कूल खोलें, लेकिन चेन ऑफ स्कूल्स का आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो वहां से हमारी स्कूल की जर्नी शुरुआत हुई सन 2004 में। ठीक है। तो वहां से जो शुरुआत हुई, पहले छोटा स्कूल था। आप विश्वास करिए कि जब स्कूल की शुरुआत हुई तो ना हमारे पास बिल्डिंग थी, कुछ भी नहीं था, और एक टेम्पररी से ऑफिस में हमने उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करे थे। 30 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हुए। हमने सोचा कि हुआ क्या, 30 बच्चों से कैसे स्कूल चलेगा। और जब बिल्डिंग बन के कंप्लीट हुई तो 130 बच्चे थे, और बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात कही कि सर ये तो स्कूल फेल हो गया, ये चलेगा नहीं, और आपने नाम से क्या होता है। तो हमने कहा ठीक है, ईश्वर की जो मर्जी होगी देखी जाएगी। तो 130 बच्चों से वो अगले साल 180 बच्चे हुए। तब भी ये लगा, सब लोगों ने हमको फेल करार दे दिया कि ये तो इसमें कोई तरक्की हुई नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो ईश्वर की मर्जी और हार्डवर्क कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही बात है। तो बस वो 180 के फिर 480 हो गए, फिर 480 के वो अगले साल 800 बच्चे हो गए, फिर तो रुकी नहीं। और विद इन मैं कह सकता हूँ 4-5 साल वो हमारी स्ट्रेंथ पूरी पहुंच गई, और हमको दूसरा स्कूल खोलना पड़ गया। और अब पिछले कई सालों से, मतलब आज मैं कह सकता हूँ करीब 14 साल से, एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। फुल स्ट्रेंथ स्कूल चलता है, 3500 बच्चों का शिक्षण ग्रहण होती है, और आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं एक अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ। क्या बात। और शायद सिंधिया जी की जो लेगेसी है वो उसको मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई, जो आपने सवाल पहला पूछा। अब रही खेलों की बात। हाँ जी। खेलों का आप ये कह सकते हैं कि मन में हमेशा से ये कसक थी कि मैं अपने यंग डेज में खिलाड़ी अच्छा था। चेस खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, सब में मेरा सिलेक्शन स्टेट लेवल तक हुआ। सारे खेलों में बहुत कम लोग होते हैं जिनका 4-4 खेलों में स्टेट लेवल तक पहुंच जाना। क्या बात है। और क्रिकेट में तो मुझे आज तक याद है कि उस जमाने में गोपाल शर्मा एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर होते थे। बहुत बच्चों ने नाम ना सुना उनका, अगर आप गूगल करेंगे तो पढ़ लेंगे। तो उन्होंने मुझे खुद आके हाथ पे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुमको एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाऊंगा। लेकिन उस समय ना इतनी सुविधाएं नहीं होती थी स्पोर्ट्स के लेके, पेरेंट्स इतने शायद इतने मोटिवेटेड नहीं होते थे कि भाई स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनेगा, आगे क्या करें। सही बात है। वो मौका नहीं मिला, वो छूट गया, हम बिजनेस में चले गए। तो वो मन में कसक थी कि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है, और आज का जमाना बहुत बदल गया। अब जब हम इस स्थिति में आए तो हमने कहा हमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए। हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमें बच्चों को मौका देना चाहिए। ठीक है। तब सरकार ने कुछ देखा और उन्होंने मुझे चेस एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी। ये सरकार से मान्यता प्राप्त चेस एसोसिएशन है। सीरियसली? जी, बरेली चेस एसोसिएशन जो है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, यूपी चेस एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। वो उन्होंने एक दिन मेरे पास एक पत्र आता है कि हम चाहते हैं कि आप इसको आप लीड करें। मैं बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कुछ हमारे में देखा गया या कुछ ईमानदारी देखी गई उन्होंने कि ये आदमी कर सकता है। टीम बनाई। टीम बनाने के बाद चेस एसोसिएशन आज की तारीख में बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद चेस एसोसिएशन शुरू हुई तो और स्पोर्ट्स मिलना शुरू हो गए। आर्म रेसलिंग आ गई, नया स्पोर्ट है जिसे आप पंजा लड़ाना कहते हैं बचपन में। हाँ जी। उसकी एसोसिएशन बनी, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। ठीक है। फिर पैरा स्पोर्ट्स आया, उसकी जिम्मेदारी भी मुझे ही मिली। टाइक्वांडो आया, उसकी जिम्मेदारी भी मुझे ली। अभी कुछ और खेल भी हैं जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास आने वाली है। मैं ही थोड़ा सा रुका हुआ हूं क्योंकि देखिए ध्रुव जी, मेरा मानना यह है कि काम उतना ही लेना चाहिए जितना आप उसको ईमानदारी से कर पाए। सही बात है। सिर्फ पोस्ट लेने से काम नहीं चलता, आप उसको जस्टिफाई कर सकें और आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। बच्चों को कोई बेनिफिट होना चाहिए उससे, तो उतना ही मैं काम करना चाहता हूं। सर लेकिन हमेशा यहाँ पर
एक आरोप लगाया जाता है जी कि स्पोर्ट्स में जो है बहुत धांधली है। जी अगर आप क्रिकेट की बात करो तो वहाँ बैटिंग वगैरह बहुत ज्यादा है। जी चेस की बात करो तो यहाँ फैसिलिटी बहुत कम है, गवर्नमेंट बहुत कम सपोर्ट करती है बच्चों को, बिल्कुल और बहुत ही इनिशियल अमाउंट भी उनको नहीं मिल पाता जो जी अपनी गुजर बसर कर पाए। जी इस बात में कितनी सच्चाई है? सच है, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि हमारे देश में दुर्भाग्य है इसका कि आज भी जो है बहुत सारी गलत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मैं नाम तो खैर नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, लेकिन जो कि इन कार्यों में लिप्त हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि टूर्नामेंट कराना या बच्चों से फीस के नाम पे पैसे लेना और अंत में एक छोटा सा सर्टिफिकेट पकड़ा देना, जिससे किसी बच्चे का लाभ नहीं होता। मैं हर प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहता हूं कि बच्चों, हमेशा आप ये देखिए कि आप किस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और उसकी कितनी मान्यता है। बगैर मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट में आपको भले ही वो मेडल दे देंगे, लेकिन उस मेडल से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं आगे की लाइफ में। मान लीजिए आपको खेल मंत्रालय का मिनिस्टर बना देते हैं जी, तो क्या 5 बड़े बदलाव करेंगे आप? बदलाव तो ये होगा कि फर्जी संस्थाओं पे मैं बैन लगा दूं। जैसे कि जो भी सरकार से गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो कि आज की तारीख में चल रही हैं, उन पे मैं बिल्कुल सख्ती से बैन लगाऊंगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से आइडेंटिफाई, सरकार को भी मालूम है ये बात। ठीक है, ये मैं दिल ठोक के कह रहा हूं। जैसे बॉडी बिल्डिंग में हो गया, हर स्पोर्ट में है सर, हर स्पोर्ट में आप टाइक्वांडो उठा लीजिए, आप हर शहर में चले जाइए, वहां 5-5 एसोसिएशन चल रही है, जिसमें से तीन का कोई मान्यता है ही नहीं। नाम है एसोसिएशन है फलाना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फलाना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इस तरीके से नाम उन्होंने लगा रखी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने टाइक्वांडो की बात की, मैं एक बात बताता हूँ। बेल्ट टेस्ट होते हैं, बेल्ट टेस्ट के नाम पे 1500 रुपए 1800 रुपए एक बच्चे से चार्ज किए जाते हैं। ये कहां तक वाजिब है? कहां तक वाजिब है? मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं 1500 रुपए 1800 रुपए, अरे भाई बच्चों का या माँ बाप का हार्ड अर्न मनी है, ये ऐसे ही जा रहा है, आप मत दीजिए रुपए। लेकिन माँ बाप भी बेचारे क्या करें, उनको ये लालच रहता है कि मेरे बच्चा जो है खड़ा होगा प्लेटफॉर्म पे और उसको बेल्ट पहनने को मिलेगी, वो दे देते। दुर्भाग्य है। खेल मंत्रालय को सबसे पहला रोल ये होना चाहिए, अगर मेरे को ये दायित्व मिले, सबसे पहले ऐसी फर्जी संस्थाओं को मैं बैन कर दूंगा। दूसरा सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि सही ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग के फैसिलिटीज कम है। जैसे मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, चेस है, जैसे चेस है, चेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बच्चों, चेस बहुत सस्ता गेम है देखा जाए अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। आपको क्या चाहिए? आपको एक बोर्ड चाहिए, आपको एक वो चाहिए। हम बहुत टाइम से एक डिमांड कर रहे हैं कि हमको एक जगह दे दी जाए। हम फ्री कैंप लगाने को तैयार, फ्री इंस्ट्रक्शन देने को तैयार है, बच्चा खेलने को तैयार है, लेकिन जगह तो आप दोगे। सर, अगर मैं होता हूं तो मैं चाहूंगा कि जगह जगह ऐसी जो है केंद्र बनाए जाए हर स्पोर्ट्स के लिए, मल्टी फैसिलिटेड हॉल बनाए जाए। जैसे मैं अगर बरेली शहर की बात करूं तो बहुत सुंदर एक हॉल अभी सरकार ने बनाया है, लेकिन वो फुली फंक्शनल नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसमें फैसिलिटी बच्चों को जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। ठीक है, सरकार काम कर रही है, मैं मानता हूं पहले के मुकाबले ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन बहुत काम होना बाकी है। स्लो प्रोसेस है जो कि बहुत फायदे। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चों में ये जागृति आ रही है कि स्पोर्ट्स में आज की तारीख में फ्यूचर है, लेकिन प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं हो रही। सरकार की तरफ से थोड़ा सा काम धीमा हो रहा है। जी चेस की एक बहुत जाने माने प्लेयर हैं जी, जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो उन्होंने कहा था मुझे सरकार के पैसे चाहिए ही नहीं जी, मैं पहले से ही बहुत रिच हूँ जी। तो अब हम नाम नहीं लेंगे सो दैट कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर कोई आदमी बड़ा प्लेयर बनता है, जैसे अभी एक बच्चा बना है बहुत बड़ा प्लेयर, जी जी, मैनिफेस्ट किया था उसने, कुछ करा ही नहीं, चेस पे ही फोकस किया, जी गुकेश नाम। हाँ, समझ गया। तो आपको क्या लगता है कि उस लेवल पे पहुंच के आदमी की अर्निंग या उसकी हैसियत कितनी हो जाती है? देखिए ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। जी, हो सकता है वो अच्छे फाइनेंशियल, जिन्होंने आपने पहले वाले नाम की बात की, नाम नहीं हम लोगों ने खोला उसका, उन व्यक्ति का, बहुत बड़े चैंपियन है जी, वो एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे, उनको नहीं जरूरत है ईमानदारी की। लेकिन बगैर किसी बैकिंग के पहुंचना बड़ा मुश्किल है किसी इंसान के लिए। मैं देखता हूं बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं चेस की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि चेस के खिलाड़ियों से मिलता हूं, बहुत टैलेंट है, लेकिन फाइनेंशियल बैकिंग की बिना
बच्चा नहीं आगे बढ़ पाता, वो स्पॉन्सर ढूंढता रहता है। वो हमारे पास भी आता है। अब देखिए हमारे पास भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, हम हर एक के लिए नहीं कर सकते। जब तक सरकार हमको अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कैसे कर पाएंगे। तो सरकार को ये बात भी ध्यान देखनी चाहिए कि एक टैलेंट हंट टाइप का कुछ कार्यक्रम इन्हें लॉन्च करना चाहिए, जो कि हर स्पोर्ट में होना चाहिए, और उसमें आप आइडेंटिफाई करिए। शुरुआत देखिए नीचे से होगी, जैसे मैंने पहले कहा, पहले आप संसाधन के लिए आप केंद्र बनाइए, आप लोकल बॉडीज से कहिए कि आप मुफ्त प्रशिक्षण दीजिए, जैसे हम जैसे लोग हैं, जगह आप हमको दीजिए, हम मुफ्त प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद आप उसमें टैलेंट हंट रखिए, आप आइडेंटिफाई करिए कुछ खिलाड़ियों को, बाकी सब ट्रेनिंग हो रही है, आपने टैलेंट आइडेंटिफाई करके आपने मान लीजिए 20 बच्चे निकाले, उसमें से 50 बच्चे निकाले, आप उनको प्रमोट करिए। वो 50 बच्चे आपके अगर एक शहर में से निकलते हैं, एक जिले में से निकलते हैं, आप इमेजिन करिए हिंदुस्तान से कितना बच्चा आ जाएगा। उतने बच्चों का आप अगर पूल बना लेंगे तो आज जो है चेस में एक चैंपियन बन रहा है, आपके पास 50 चैंपियन हो जाएंगे, अगर सिर्फ चेस की बात करता। अच्छा, मेरा ना एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इट्स नॉट डेवलप्ड एज इफ नाउ, ठीक है। क्यों कोई चेस खेले, क्यों कोई टेबल टेनिस खेले, क्यों कोई स्पोर्ट्स में जाए, क्यों जाए, क्या करियर है, एंड ऑफ द गोल क्या मिलता है आखिरी में, लास्ट में? गवर्नमेंट जॉब का अगर लालच हटा दो तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहा ऐसा मानना है और कहा भी जाता है, और इस बात को मैं भी एग्री करता हूं कि खेलने से फिट रहता है इंसान, बिल्कुल, मानसिक तौर पे भी, फिजिकली भी। तो खेलना तो सबके लिए, फिजिकल एक्टिविटी तो जरूरी है। दूसरी बात, कभी कभी अपना पैशन भी फॉलो करना चाहिए। खेलों में रुचि है आपकी, मान लो आपको क्रिकेट में रुचि है, मुझे टेनिस में रुचि है, तो क्या हम वो खेलना बंद कर दें? हम खेलेंगे जरूर, और खेलने में करियर बनेगा, ऐसा नहीं है सर। आज की तारीख में जमाना बदल गया है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, मैं आपकी बात कुछ हद तक मानता हूं कि करियर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, गारंटी नहीं है ये बात आपकी मैं मानूंगा 100%। लेकिन क्या हम इस डर से कि आगे करियर नहीं बनेगा हम खेलना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। अगर सब ऐसा छोड़ देंगे तो कोई हिंदुस्तान में खेल ही नहीं बचेंगे फिर। अग्रवाल जी, यूपी की क्या स्थिति है अभी खेलों में? पंजाब हरियाणा तो बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आज कहीं भी नाम लो तो हरियाणा के प्लेयर हैं, पंजाब के प्लेयर हैं। अजी हम तो पंजाब से हैं, तो पहले एक ऑरा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन यूपी, बिहार, यहाँ क्या कमी बैठ रही है जो यहाँ के प्लेयर उतना ग्लोरीफाई नहीं हो पा रहे? ये बात आपकी सही है कि पंजाब और हरियाणा में खेलों के प्रति बहुत सारा उत्साह है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। आप अगर पंजाब में चले जाएं, जगह जगह आपको अखाड़े मिल जाएंगे, जगह जगह आपको वेट लिफ्टिंग करने में मिल जाएंगे, कुश्ती मिल जाएगी, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे, खेलों के संसाधन बहुत हैं। यूपी में बहुत कम है। यूपी की बात कर लें, बिहार की भी बात उसके साथ जोड़ सकते हैं, हालांकि मैं यूपी की बात ज्यादा करूंगा। यूपी संसाधनों की कमी है। देखिए, क्रक्स ऑफ द सवाल यही आ जाता है कि संसाधन, जब नीचे से आपकी ग्राउंड वीक होगी तो ऊपर आपकी इमारत कैसे बनेगी? जब बच्चे के पास संसाधन नहीं होगा, नीचे उसके पास कोई ट्रेनर नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी, तो वो कहाँ खेलेगा? वो जब खेलेगा नहीं तो वो ट्रेन नहीं होगा, जब वो ट्रेन नहीं होगा तो वो खिलाड़ी बनेगा कैसे? तो वही प्रॉब्लम यूपी में है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। और ये एक शहर की बात नहीं करो, आप एक आध शहर छोड़ सकते हैं, जैसे मेरठ में फिर भी थोड़ा बहुत खेलों के प्रति रुचि है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अगर मोटे मोटे शहरों की बात करूं, बरेली की बात करूं, बहुत पुअर है। आगरा की बात करूं, बहुत कम है। लखनऊ जो हमारे देश की राजधानी है, प्रदेश की राजधानी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मैं ये मानता हूं, लेकिन कम है। कानपुर बहुत बड़ा शहर है यूपी का, नहीं। इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद की बात करें, वाराणसी नहीं है, वाराणसी की बात करें, ऐसे बहुत सारे शहर अभी निकल आएंगे। आपने जैसे 4-6 शहरों के नाम ले दिए, बड़े शहर हैं, लेकिन हाँ, जितने संसाधन होने चाहिए उतने नहीं। Although we want infrastructure, right? We want infrastructure, we want facilities। बहुत टैलेंट है सर, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा टैलेंट है हमारे देश में, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो आप तो सरकार के इतने नजदीक है, लगाइए ना गुहार। नहीं, हम गुहार लगाते हैं सर। हम तो आपसे कहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर हमारे कोई मंत्री महोदय देख रहे हो या खेल मंत्रालय के अगर कोई अधिकारी देख रहे हो, तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हमको संसाधन दीजिए, हम आपको खिलाड़ी बना के देंगे, खिलाड़ी हम आपको आगे बढ़ा के देंगे। सर, अभी मेसी को बुलाया गया इंडिया। जी, आपने देखा होगा, हर जगह उनकी रील्स वायरल। हाँ। पता नहीं, मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए मेसी को
इंडिया टूर के लिए खर्चा किया है इंडिया ने जी अब 150 करोड़ हमें दीजिए, हम 15 मैसी देंगे आपको जी। क्या इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। मेसी को बुलाना, कितने पैसे दिए तो मुझे नहीं मालूम, खैर ये मेसी जानते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जानते हैं, प्राइवेट इवेंट था या उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मेसी को बुलाने से एक बेनिफिट ये होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि देखिए, जब इतना खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी आपके यहाँ आता है, आप उसको देखते हैं, कहते हैं ना, आप खिलाड़ी के बगल में बैठिए। बहुत सारे, आप क्रिकेट की मैं बात करूं क्योंकि क्रिकेट बड़ा पॉपुलर गेम है, कहते हैं कि आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर करिए तो आपको उसकी पास में बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बात करने से बहुत कुछ सीखने को। तो कभी कभी क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो यंग खिलाड़ी होते हैं, वो किसी खिलाड़ी को जब देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेट होते हैं। तो ये एक फर्क तो मैं मानता हूं कि मेसी का आना हिंदुस्तान में अच्छी बात है, लेकिन उतने पैसे से 15 मेसी और निकल आएंगे, ये मैं बात इतने दावे से मैं नहीं कह सकता। मेसी जैसे खिलाड़ी बहुत कम दुनिया में पैदा होते हैं, जैसे मैराडोना हैं या पेले हैं, वो हर जनरेशन में नहीं आते। ये बहुत कभी, रोनाल्डो हैं या रोनाल्डिनो हैं, ऐसे खिलाड़ी कभी कभी पैदा होते हैं। हाँ, मेसी नहीं तो, लेकिन अच्छे खिलाड़ी, देखिए किसी व्यक्ति का नाम ना लेके हम बेटर ये कह सकते कि हाँ, इतना पैसा हमें संसाधन के रूप में दे दिया जाए अगर, तो हम बहुत अच्छे खिलाड़ी, मेसी नहीं लेकिन हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हम पैदा कर सकते हैं और दे सकते हैं। क्रिकेट के बाद आप किसको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स मानते हो? स्पोर्ट्स सब अच्छे हैं, देखिए मैं कोई कैटेगरी नहीं करता। बच्चों को आप एडवाइस करो, अगर कोई चुनना चाह रहा है तो, जैसे आप तो 4-4 में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। जी जी। लेकिन अगर आपको एक चुनना हो क्रिकेट को छोड़ के, तो आप किसे चुनोगे? मैं तो चेस को कहूंगा। देखिए, चेस की वजह मैं बता दूं आपको। चेस फाइनेंशियली बड़ा लो टैक्सिंग गेम है। हाँ। आपका सबसे कम, देखिए हमारे यहाँ आज भी लो इनकम ग्रुप ज्यादा है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ समाज में। और चेस एक ऐसा गेम है जो कि आप एक बोर्ड पे 64 खाने बना लीजिए, और आपके पास अगर मोहरे नहीं भी हैं तो किसी चीज से भी मोहरे बना के उस गेम को खेला जा सकता है। इससे सस्ता गेम कोई नहीं हो सकता। सही बात है। और डिसिप्लिन आती है, माइंड शार्प होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये एक गेम से सारी चीजें होती हैं, और आगे बढ़ने का तो मौका है, और साथ में आपको जिंदगी जीने का एक नया तरीका वो सिखाता है चेस, क्योंकि डिसिप्लिन से आपको जिंदगी जीने की एक नया आयाम मिलता है। प्लस आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं उसमें भी आपको बेनिफिट देता है। तो चेस, मेरा मानना ये है, बहुत बढ़िया गेम है, बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नॉट दैट कि मैं चेस फेडरेशन का बरेली का अध्यक्ष हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अदरवाइज मैं अगर लोकल बात करूं कि लो इनकम चीज डिसिप्लिन देता है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता। बाकी मैं डिफरेंशिएट नहीं करता, खेल सब बढ़िया। आपने डिसिप्लिन की बात करी, आप मुझे अपना दिनचर्या बताएंगे कि आप कैसे पूरा दिन गुजारते हैं आपकी एज में, जिससे हम सब लोग इन्फ्लुएंस हो सके? देखिए, मेरा एक बहुत सीधा फंडा है कि मैं पहले तो अर्ली राइजर था, अब मैं ईमानदारी की बात करूं, मैं बहुत जल्दी नहीं उठता। मैं अपना समय से उठता हूं। समय से मतलब ये 7 और 8 बजे के बीच में मेरा उठने का समय है। उठने के बाद थोड़ा समय अपने लिए जरूर देता हूं। अगर मुझे कहीं मीटिंग में जाना है तो बात अलग है, अदरवाइज मैं अपने लिए, और ये मैं सबको कहता हूं, आप अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालिए सुबह सुबह, जिसमें आप सिर्फ बैठ जाइए, कुछ मत करिए, आप सिर्फ सोचिए कि मुझे क्या करना है। वो मेडिटेशन भी हो सकता है, या खाली कुर्सी पे बैठ के आंखें बंद कर लीजिए, आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। वो काम मैं जरूर करता हूँ। उसके बाद जो आपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस के रूटीन वर्क करता हूँ मैं। रूटीन करने के बाद लंच का मेरा फिक्स टाइम है, मैं हमेशा लंच अपने टाइम से करता हूँ, क्योंकि खाना अगर आप टाइम से नहीं खाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे जी। वो जरूर करता हूँ। साथ में उसी बीच में मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर ऑफिस कहीं मुझे बुला लिया जाता है, कोई प्रोग्राम में बुला लिया जाएगा, यहाँ गेस्ट बने हुए हैं या किसी भी कार्यक्रम में जाना, वो मैं मैनेज करता हूँ। बट आई डू नॉट वांट टू स्किप माय लंच। वो मेरा फिक्स टाइमिंग होता है। लंच के बाद भी सेम रूटीन में फॉलो करता हूँ। मेरा शाम इसी तरीके से गुजर जाती है। तो शाम होते होते 5-6 बज जाता है मेरा। 5-6 बजे के बाद जनरली 99% में किसी को कोई टाइम नहीं देता। मैं अपने फैमिली के लिए रखता हूँ वो टाइम,
क्योंकि देखिए फैमिली के लिए आप अगर फैमिली को निग्लेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ फिर जीने लायक नहीं बचती। वाइफ, बच्चे, जिसके साथ बच्चे रह रहे हैं वो बच्चे या फैमिली। तो नॉर्मली अगर आप मुझे देखेंगे तो 6 बजे के बाद मैं आपको 6 या 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे मैं आपको घर पे ही मिलूंगा, मैं कहीं नहीं जाता। और मैं जनरली वो टाइम किसी को देता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा कोई ना कोई रीजन मेरे पास होता है कि भाई देखिए ये मेरा फैमिली टाइम है, मैं नहीं दूंगा। अब वो बात अलग है, एक्सेप्शन है कि कहीं आपको फंक्शन में जाना हो या कहीं भी जाना हो, वो एक बात अलग है, अदरवाइज मैं नहीं देता ये टाइम। सर ये तो हो गई अच्छी बात है। आपकी लाइफ में डाउनफॉल कब आया था, क्या आया था, उससे आपने कैसे ओवरकम किया और क्या सीखा? देखिए डाउनफॉल्स तो बहुत आए लाइफ में, और लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन मैं साथ में एक बात ये भी कहता हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू एंजॉय योर सेल्फ, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग ऑल्सो। तो मैं उस फिलॉसफी को हमेशा फॉलो करता हूँ। चैलेंजेस की बात मैं करूँ, डाउनफॉल की बात मैं अगर करूँ, तो हमने एक बहुत पहले की बात करूँ, अगर मैं 35 साल पहले की बात करूँ, तो क्रशर का काम शुरू करा था। दैट इज शुगर केन फैक्ट्री जिसे आप कहते हैं जी। वो उसका डाउनफॉल ऐसे आया कि भाई गवर्नमेंट ने अपनी फैक्ट्रीज खोल दी, प्राइवेट फैक्ट्रीज का टाइम चला गया। ठीक है। तो सडनली हमको वो लॉसेस फेस करने पड़े, वो समय टफ हो गया हमारे लिए। तो वो एक टाइम था, बहुत क्रंच था कि हमको ये समझ में नहीं आया कि अगर फाइनेंशियली हम ठीक ठाक थे, क्योंकि एक अच्छे परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ हमेशा से, तो वो मेरा सौभाग्य रहा। लेकिन एक मेंटली बड़ा ट्रॉमा था कि एकदम आपका बिजनेस चलते चलते अब आप क्या करें। तो वो एक बड़ा टफ टाइम था। लेकिन उस समय भी मेरी हमेशा से ये हिम्मत रही कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ भगवान रास्ता निकालेगा। ये हमेशा मेरी पॉजिटिव थिंकिंग। आज भी मैं ये आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आएगा क्या, मैं कहा देखा जाएगा, कुछ भी होगा, जो होगा अच्छा होगा। भगवान पे बहुत विश्वास आज भी है, और मेरे ख्याल में सबको होना चाहिए। तब भी विश्वास था। उसके बाद एक ज्वेलरी बिजनेस शुरू करा, वो आउट ऑफ द ब्लू आप कहते हैं ना, भगवान ने वो समझाया मुझे और ज्वेलरी बिजनेस शुरू हो गया। शुगर ज्वेलरी, हाँ शुगर से आप देखिए बिल्कुल एकदम डिफरेंट फील्ड, कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। लेकिन मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। 6 मंथ्स में ट्रेन होके मैंने उस काम को शुरू करा। शुरू में टफ टाइम्स था, मैं एक बात कह सकता हूं कि 3-4 साल बहुत टफ था, कि हमको ये नहीं पता होता था, क्योंकि भाई ज्वेलरी एक भरोसे का काम है। जनरली कोई आदमी किसी से ज्वेलरी बगैर ट्रस्ट के नहीं लेगा। और हम एक नए ज्वेलर बैठ गए मार्केट में आके, हमको कोई जानता नहीं था एज ए ज्वेलर, एज अ पर्सन जानते थे। लेकिन जब लोगों ने भरोसा करना शुरू करा तो उसमें टाइम लगा। लेकिन वो शुरू के 3-4 साल बहुत टफ थे। तो वो फिर काम जब जमा तो वो हर्डल पार हुआ, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ हुआ। है वो काम आज तक? वो काम अब नियरली वाइंड ऑफ हो चुका। हालांकि वो अभी भी स्टैब्लिशमेंट आज भी मैंने रखा हुआ है, इमोशनल अपनी मेमोरी के सेक पे वो अभी भी है। वो स्टैब्लिशमेंट आज भी में मेरी वो शोरूम है, खाली है, वो बात अलग है। लेकिन अब मैं उसमें कोई बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि समय नहीं दे पाता था। बिल्कुल। तो वो मैंने लेकिन आज भी वो शोरूम खुलता है, सुबह शाम को बंद होता है, शटर डाउन होता है। उसमें मेरा सर्वेंट वहां बैठता है, उसमें पूजा होती है। बंद आज तक नहीं हुआ, बिजनेस नहीं होता। तो वो आज भी चलता है, बिजनेस नहीं होता। फिर उसके बाद एक समय मैंने आपके स्कूल की बात करी, वो बड़ा टफ टाइम था। मैंने, क्योंकि लोगों ने तो मुझे फेल करार दे दिया था जब मैंने स्कूल खोला था। और आप बिलीव करें, मीडिया में भी मेरे अगेंस्ट में छपा। सीरियसली? हाँ, पता नहीं उस समय लोगों ने कहा कि साहब ये सिंधिया स्कूल के नाम पे फर्जी स्कूल खुल गया है। लोगों को अब आप लोगों को कितना बताओगे कि भाई ये कोई आप ऐसे ही किसी का नाम लेके स्कूल नहीं खोल सकते, आपको ऑफिशियल परमिशन लेटर चाहिए। फिर हमने मीडिया को अपना परमिशन लेटर दिखाया कि देखिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का साइन करा हुआ परमिशन लेटर है, उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है। तब जाके लोगों की थोड़ी सी जबान बंद हुई, एक तरीके से आप कह सकते हैं, कटु शब्द में। एक ब्लंट क्वेश्चन है सर, फंडिंग किसकी लगी हुई थी? फंडिंग टोटल हमारी थी। ये उनका पहला, माधवराव जी का विजन कुछ और था। उनका ही कहना था कि हम मिलजुल के करेंगे, चेन ऑफ स्कूल्स खोलेंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने फर्स्ट डे ये बात कही थी कि हमारा कोई इसमें फंडिंग नहीं होगी। उनका सिर्फ एक ये था, मेरे फादर की लेगेसी, मेरे फादर का नाम सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। ऑल्दो आज भी उनका स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूल ओपन कर रखे हैं, बोर्डिंग स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल है। हाँ, उनका एक अपना स्कूल है, द सिंधिया स्कूल, जो ग्वालियर फोर्ट पे चलता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं क्या इसकी फ्रेंचाइजी है ये? मैंने कहा नहीं, इसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं, उसकी फ्रेंचाइजी हो ही नहीं सकती।
क्योंकि वो रॉयल ट्रस्ट को बिलोंग करता है। ये गलतफहमी मैं पॉडकास्ट के माध्यम से दूर भी करना चाहूंगा। द सिंधिया स्कूल ग्वालियर इज वन ऑफ इट्स काइंड, रॉयल ट्रस्ट को बिलोंग करता है, उसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट स्कूल है। हमारा स्कूल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से खुला था, उन्होंने ही स्कूल का नाम दिया था जी। आज उसी भरोसे हम चला रहे हैं। वो स्कूल किस नाम से है सर जो आप रन कर रहे हैं? माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल। ये नाम भी उन्होंने ही दिया था, उन्होंने फादर के नाम से दिया था उन्होंने। तो जो नाम उन्होंने लेटर में लिख के दिया था वही हम स्कूल को फॉलो करते हैं आज भी। उनकी तस्वीर भी हम लगी हुई है, उसकी रोज हम पूजा अर्चना भी करते हैं बड़े सम्मान से। आज उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी है सब उन्हीं के, माधवराव जी के आशीर्वाद से, सिंधिया परिवार के आशीर्वाद से और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से ही है। तो उनका कभी आना हुआ स्कूल? आने की बात थी, उन्होंने वायदा भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उस समय ऐसा था कि हम बुला नहीं पाए उनको, क्योंकि हमें लगा कि बहुत छोटी शुरुआत है, इतने बड़े व्यक्ति को हम कैसे इस छोटी सी इमारत में बुला पाएंगे। उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हुई कि हम आज तक उन्हें बुला नहीं पाए। मन जरूर है बुलाने का, उनका वायदा था, उनका आज भी वो वायदा है कि जब आप कहेंगे मैं जरूर आऊंगा। लेकिन अब हम नियर फ्यूचर में सोच रहे हैं कि जब उनसे हमें समय मिल जाएगा हम उनको जरूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि अब हम इस पोजीशन में हमें लगता है कि उनको आके अच्छा लगेगा। सही बात है कि उनके फादर की लेगेसी एक अच्छे सुरक्षित हाथों में, स्कूल अच्छा चल रहा है, कि स्कूल ने बहुत नाम कमाया है, बहुत सारे विद्यार्थी दिए हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर तक बन के गए हैं। तो ऐसा विद्यालय जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉडकास्टर्स, सिंगर्स सब हैं, यहाँ से पास आउट होकर निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग हुई अपनी जो है शुगर केन बिजनेस जी जी जी, वहां से आ गए हम ज्वेलरी बिजनेस जी, वहां से फिर हम आ गए स्कूल पर जी। दोस्तों एक छुपी हुई चीज बताता हूँ, अग्रवाल जी को म्यूजिक का बहुत शौक है। फिर स्पोर्ट्स के साथ सर आपने म्यूजिक में भी ज्वाइन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। अब आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा फील्ड हमने छोड़ा है। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है ध्रुव जी, आदमी को जितना मिल सके कर लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। म्यूजिक मेरा एक पैशन रहा जी, म्यूजिक से इसलिए जुड़ा हुआ मेरा। ठीक है। बचपन में कह सकते हैं आप कि मैं ठीक ठाक गा लेता था। तो उस समय लायंस क्लब जैसे प्लेटफॉर्म होते थे, लायंस क्लब, जेसीज, रोटरी टाइप के, तो उसमें 2-4 अवार्ड भी मिल गए थे एज सिंगर। हाँ, उसके बाद बिजनेस की व्यवस्थाओं के वजह से, या ये कह सकते हैं कि किसी वजह से गाना छूट गया। तो जब एक स्टेज आई, जब हम स्टैब्लिश हो गए, तो मैंने ये रियलाइज करा एक दिन बैठे बैठे, मैंने कहा ये म्यूजिक भी एक चीज होती थी जो मैंने बहुत साल पहले, करीब 35 साल पहले छोड़ दी। 35-40 साल हो गए मुझे छोड़े गए। तो एक हमारे मित्र बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों ना अब आप शुरू करो। ठीक है। तो मैंने कहा इसके लिए क्या करना होगा अब, क्योंकि समय बदल चुका है। तो बोले आप कुछ मत करो, एक ऑनलाइन आप एक माइक ले लो, बहुत सस्ता सा माइक आएगा। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, जो पहला माइक मैंने खरीदा था ऑनलाइन साइट से, वो 1500 रुपये का माइक एक मैंने खरीदा। और मैंने बोले आप गाना शुरू कर दो घर पे, कुछ नहीं होता है, एक मोबाइल पे आप कराओके से आप गाना शुरू कर दो। तो हमने गाना शुरू करा। आवाज़ तो हमारी अब वो रही नहीं भाई, उम्र भी हो गई और आवाज़ आपकी खराब हो जाती है जी। लेकिन धीरे 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 करके हमने गाना जब शुरू करा, तो हमने रियलाइज करा कि जब जितनी देर मैं गाना गाने बैठता हूँ अपने रूम में, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। उस समय हम ना बड़ी चिंताएं सब मुक्त हो जाती हैं। तो मैंने उसको फिर एक, आप भी समझते हैं कि एवरीडे का बिजनेस बना लिया एक तरीके से। मैं 15 मिनट, आधा घंटा उसके लिए रोज निकालने लगा। मतलब मुझे इंतजार रहता था कि भाई कब शाम होगी या कब मैं फ्री होऊंगा, मैं अपना माइक लेके बैठ जाऊंगा। तो मजा आने लगा। धीरे धीरे क्या करा सर, थोड़ा आवाज भी बेटर होने लगी, थोड़ा सा लय भी आने लगी, पुरानी यादें जुड़ गई। गानों के शौकीन हमेशा से थे जी। गाने मैंने क्या करा, स्टोरी पे, जो सोशल मीडिया है उसकी स्टोरी पे मैंने फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया। ठीक है। हालांकि कुछ लोगों ने मजाक भी बनाई होगी, मुझे मालूम है अवश्य, लेकिन कुछ लोगों को शायद अच्छा भी लगा होगा जी। तो हमारा एक संस्था है जिसका नाम मैं शायद अब बता दूं तो बेटर है जी, जो वो है संगम कला ग्रुप जी। बहुत बड़ा ग्रुप है और वो 50 साल से ज्यादा पुराना बड़ा ग्रुप है।
और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष VSK सूद साहब हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, ठीक है। आज भी हैं, वो उन्होंने ही बनाया था, वो ही वॉज को फाउंडर ऑफ इट। उनकी नजर पड़ी, मेरी स्टोरी पे पड़ी होगी कभी, तो उन्होंने मेरा पैशन देखा या उन्होंने मेरा जज्बा देखा या जो भी उन्होंने मुझे दिखाई दिया, तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन करा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, कि उन्होंने मुझे फोन करके कहा मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, आपने इसका नाम सुना होगा? मैंने कहा आप सुना तो है, और सही बात बताऊं मुझे पूरी तरह से नहीं जानकारी थी। बोले सर मैं चाहता हूं कि आपको इसका उत्तरदायित्व बरेली का दिया जाए। ठीक है। मैंने कहा सर आप मुझे सोचने का मौका दिए। तो वो बड़े एकदम शॉक्ड हो गए कि कोई इंसान को मैं इतना बड़ा मौका दे रहा हूं, वो ये कह रहा है कि मैं सोचने का मौका दीजिए जी। बात खत्म हुई, 2 मिनट में मैंने फोन रख दिया। मैंने पहले गूगल करा, तो आप विश्वास करिए संगम कला ग्रुप वो ग्रुप है जहां से सोनू निगम जी ने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, जब वो शायद 10 या 12 साल के थे। क्या बात। तो आइडेंटिफाई वहां से हुए थे, संगम कला ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया था। वो आज भी एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप सोनू निगम जी का कोई भी इंटरव्यू देख लें तो वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई। सूद साहब टैलेंट ढूंढ ही लेते हैं, टैलेंट ढूंढ लेते हैं। तो सूद साहब की खासियत थी। उसके बाद मैंने और भी सिंगर्स देखे, उसमें सुनिधि चौहान, जावेद अली, इतने बड़े सिंगर सब इस ग्रुप से निकले। मैंने यार ग्रुप तो बहुत बड़ा है ये, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलने जा रही है। फिर दोबारा उनका फोन, हमने सर फिर फोन नहीं करा, हमारे पास फिर 4 दिन बाद फोन आता है सूद साहब का कि आपने क्या सोचा। अब आप मेरी या तो आप इसमें समझ लीजिए कि बदसलूकी करी मैंने या मेरी जिद थी। मैंने उनसे एक बात शर्त रखी, मैंने कहा सर सूद साहब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, लेकिन काम मैं अपने तरीके से करूंगा, ठीक है, टीम मेरी अपनी होगी। तो बोले सर मैं आपको सारी छूट देता हूं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है और आप सोशल वर्क भी करते हैं इस तरीके, क्योंकि आप जो भी जिम्मेदारी लेते हैं अच्छे से करते हैं। तो मैं चाहता हूं, और मैंने आपके गाने सुन लिए। मैंने कहा सर गाना होना तो खैर एक पास टाइम है। बोले नहीं, ये एक आदमी के मूड से, आदमी के जज्बे से पता चल जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही व्यक्ति इस काम को ले। ठीक है। तो खैर दूसरी कॉल में भी बात डील नहीं हुई। मैंने कहा अब आप देखिए, फिर मैंने एक गुस्ताखी करी। मैंने उनसे कहा सर आपने जो बोला है ये मुझे आप रिटर्न में दे दीजिए। आप हिम्मत भी देखिए और फिर कह रहा हूं मेरी बेवकूफी भी देखिए कि मैं इतने बड़े इंसान से ये बात कह रहा हूं कि रिटर्न में दे दीजिए। लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए थी, क्योंकि मैं काम करने मामले में पक्का हूं, क्योंकि एक बार मैंने काम ले लिया फिर मैं पीछे हटूंगा नहीं। ठीक है। तिवारा फिर उनका फोन आया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा लेटर। बोले सर ये रहा व्हाट्सएप और कुरियर आपके पास पहुंचने वाला। मेरा हैंड रिटन उसमें एक लेटर है, उसमें सारी आपको जिम्मेदारी, आपको रीजनल हेड बनाया जा रहा है। आप पूरी टीम अपने आप चुनेंगे। बरेली और आसपास के जो जिले हैं, जो सिटीज हैं, वो आपके अंडर में रहेंगी और आपको टैलेंट ढूंढना है, आपको म्यूजिकल प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, और एक जो नेशनल टैलेंट हंट होता है हर साल, उसमें आपको बच्चे ऑडिशन करके बच्चे भेजने दिए। ये सारी जिम्मेदारी आपके पास है। तो ऐसे इस म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत हुई मेरी ये, और आई एम प्राउड टू से कि हमने ऑडिशंस भी अभी करे, अभी जबकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, अब साल भर ही होने आ रहा है। और हमने हर ग्रुप से बच्चे अभी दिल्ली के ऑडिशंस, दिल्ली के राउंड के लिए भेजे भी हैं, जो कि आने वाले समय में दिल्ली में होगा सुर तरंग के नाम से जी। तो ये संगम कला का एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का। उसके अलावा आपने म्यूजिक की बात कही कि म्यूजिक से और कैसा मेरा लगा, म्यूजिक के बारे में मैं थोड़ा इलेबोरेट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दिल की, अगर आपके पास टाइम हो। मैं सर पूरा समय देखिए ध्रुव जी, मेरा मानना यह है कि आदमी को समय अपने लिए जरूर जिंदगी में देना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे लोग जो है काम के बारे में ये कहते हैं, अरे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं। आप किसी से भी कहना, अरे यार टाइम नहीं है बॉस। और मुझे जब भी कोई ये व्यक्ति कहता है तो मुझे बड़ा अंदर से ये एहसास होता है कि फिर ये आदमी क्यों जिंदगी जी रहा है। अरे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, कितना उनसे ज्यादा कोई काम करता है, लेकिन वो भी अपने लिए समय जरूर निकालते हैं। आप उनकी अगर इंटरव्यू सुन ले कभी कभार, या आप कभी उनके लाइटर मोमेंट सुन ले, हमेशा वो कहते हैं तो जब इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने लिए समय निकाल सकता तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये फॉलो करा है। मैं अपना लिए पहली बात तो ये है कि रोज अपने लिए थोड़ा समय जरूर रखता हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल, जैसे मैंने आपसे कहा सुबह में रोज उठ के आधा घंटा अपने लिए जरूर रखता हूँ। ठीक है।
दैट इज माई पर्सनल स्पेस, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सिमिलरली मैं शाम को टाइम मैं डिसाइड कर लेता हूं एज पर माई कन्वीनियंस, जिस समय मैं बिल्कुल अकेला बैठता हूं, अपने आप को खुला छोड़ देता हूं। पहले मैं ऑफिस में बैठता था कुर्सी पे, अब मैं घर पे बैठता हूं, बस डिफरेंस ये हो गया। वहां कुर्सी पे बैठ के या सोफे पे बैठ के मैं कुछ नहीं सोचता, बस अपने बारे में सोचता रहता हूं, क्या करा मैंने, क्या करूंगा। और आप बिलीव करिए, कभी आप करके देखिएगा, या मैं व्यूअर से कहे कभी आप करके देखिए, आपको इतना डी स्ट्रेस हो जाएंगे आपको लगे बहुत अच्छा। ये बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करी कुछ सालों में, म्यूजिक। ठीक है। रोज गाना हर हिंदुस्तानी गा सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूं, बरेली शहर में आ जाइए, मेरे को देख के हजारों लोग गाना गाने लगे जिनको गाने की ABCD नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता है बरेली में मोस्ट ऑफ लोग आपको जानते होंगे। मेरा सौभाग्य है, काफी लोग, मोस्ट ऑफ तो नहीं लेकिन काफी लोग मुझे जानते हैं, मेरा सौभाग्य है, मैं ये कह सकता हूं। मैं सबको नहीं जानता, लेकिन हाँ काफी लोग कहते हैं कि सर हम आपको फॉलो करते हैं, ये जानते हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। तो म्यूजिक को मैंने अपनाया, और रोज नहीं तो अल्टरनेट डे जरूर मैंने एक अपना म्यूजिक का ऊपर रूम बना रखा है, जिसमें मैंने अब थोड़ा सा स्पीकर भी अच्छे ले लिए हैं, थोड़ा माइक्स भी बेटर क्वालिटी के ले लिए हैं, थोड़ा अपग्रेड कर लिया है सामान को। जरूरी है सर, जरूरी है जब आप तो वो बस अपना करके, और अपनी रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, या अपना कोई एक मेरा प्रोफेशनल बंदा है जो मेरी गानों की रिकॉर्डिंग करता है, और इस रिकॉर्डिंग को मैं जो है सोशल मीडिया की स्टोरी पे डाल देता हूँ। सुनना किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, मेरे इटरनल फेवरेट अगर आप कहेंगे तो किशोर कुमार। क्या बात, हमेशा से मेरे ख्याल में हर हिंदुस्तानी के वो फेवरेट रहे हैं। उसके बाद की जनरेशन में अगर आप आ जाएं तो कुमार शानू को मैं आज भी बहुत सुनना पसंद करता हूँ। मतलब कुछ लाइनें सर किशोर जी की हो जाए। एकदम आपने कह दिया। माइक है सर, जगह भी है, म्यूजिक नहीं है, बस बाकी म्यूजिक नहीं है, आवाज भी इस समय बैठी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक लाइन गा देता हूं। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थैंक यू सर। हो सकता है इस समय बहुत बुरी गई होगी, क्योंकि मुझे मालूम है इस समय आवाज बहुत खराब है मेरी। म्यूजिक का चयन बताता है दोस्तों कि गाने वाले की स्थिति कैसी है। बिल्कुल, जैसे हमने अभी सर सबकॉन्शियस माइंड में आपसे बोला कुछ सुनाइए, और मानो या ना मानो अग्रवाल जी चाहते हैं कि उनके दिल को चैन मिल जाए। एक फायर है अंदर। हाँ बिल्कुल। नहीं सर ध्रुव जी, मैं तो सबको ही अपील करता हूं जी, म्यूजिक ऐसी चीज है जो सारे लोगों को बांध के रखती है बहुत। सर फिर म्यूजिक के बाद आपने सोशल मीडिया का हाथ पकड़ा। हाँ, सोशल मीडिया की क्या वैल्यू आपकी लाइफ में? सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत गलत फहमियां है इसके लिए लोगों के मन में। मैं कई जगह प्लेटफॉर्म से बैठता हूं ध्रुव जी, लोग कहते हैं सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए, बच्चों के लिए होना नहीं चाहिए। अब एक खैर दुर्भाग्य से एक देश में बैन भी हो गया, खैर वो अलग अलग देश की अपनी अपना सोच है जी। मेरा मानना है बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, या उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं। ये तो आप भी मानेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब नहीं हम हर चीज बंद कर दें। बैन तो सर शराब हो जानी चाहिए। शराब सबसे पहले बैन हो जानी चाहिए। शराब सबसे पहले, आप कोरोना हुआ, कोरोना के बाद सबसे पहले दुकानें किसकी खुली? शराब की सबसे पहले खुली। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेवेन्यू मिल रहा था सरकार को। वो सरकार का डिसीजन है, उसमें हमारा कोई टेक नहीं। टबैको बंद हो जाना चाहिए, सिगरेट बंद हो जानी चाहिए, बहुत सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिससे बच्चों को बहुत ज्ञान भी मिलता है। मैं अभी एक संवाद में बैठा हुआ था, एक मुझे समाचार पत्र ने बुलाया। वेरी ट्रू। और उसमें मुझसे ये पूछा गया सवाल कि सर आपका क्या टेक है, एग्जाम्स के टाइम में क्या होना चाहिए? मैंने कहा एग्जाम के टाइम में भी बच्चों से सोशल मीडिया नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने घर में ही मैंने फॉलो करा, और मेरे बच्चे दोनों भगवान की दया से दोनों ने टॉप किया। मैंने सिर्फ इतना करा कि उनको एक टाइम लिमिट दी कि बेटा या बेटी 1 घंटा या आधा घंटा आप ले लो शाम दिन में, आप उतनी देर आप सोशल मीडिया जरूर एक्सप्लोर करो, और वो चाहे मैं मॉनिटर करूं या मेरी वाइफ मॉनिटर करे, वो डिस्क्रिशन है पेरेंट्स के ऊपर।
लेकिन बच्चों से वो फैसिलिटी मत लीजिए। आप जितने बच्चों से वो फैसिलिटी छीनेंगे बच्चा उतना ही अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ जी। ये बहुत नेचुरल फीलिंग है। आप बच्चे से जितना दूर चीजें को खींचेंगे ना बच्चा उतना ही भागेगा। तो बच्चों से कभी भी ये फैसिलिटी मतलब डिजिटलाइजेशन की एज है। सरकार कह रही है कि डिजिटलाइजेशन होगा, ऑनलाइन सब चीजें आ रही हैं, आप बैन करने की बात करते हो। अपडेट ही नहीं होने दे रहे हो आप अपडेट नहीं होने दे। आप यूट्यूब खोलिए, ठीक है मैं मानता हूं यूट्यूब पे बहुत गलत चीजें भी आती जी, लेकिन अच्छी चीजें भी आती। सही बात है। आप कितना ज्ञान है उसमें, आप वो मॉनिटर करने की कोशिश करिए ना। इन्फ्लुएंस करें हम बच्चों को, इन्फ्लुएंस करिए, आप बच्चों को ये मोटिवेट करिए कि बच्चे ये बेटा ये देखो। तो आप ये क्यों कहते हैं कि चीज ही बंद कर दो, गलत। और ये मैंने अपने स्कूल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे पहले करना शुरू कर, बरेली का शायद एकमात्र स्कूल हुआ जिसने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट। तब तक जब हमारा स्कूल खुला था कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा नहीं था स्कूल। कैसे करते हो सर आप? हम बताते हैं आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने कैसे किया। हमने बच्चों की एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी होती, अब पेरेंट्स को क्या है, अब आप अगर मान लीजिए मैं पेरेंट हूं, बच्चा क्या स्कूल में कर रहा है मुझको वर्बली तो पता चल रहा है लेकिन मुझे देखने को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है कि जिसके माध्यम से आप पिक्चर्स देख सकते हो, अपने बच्चे की एक्टिविटी देख सकते हो। हमने एज अ स्कूल मैनेजर या एज स्कूल मैनेजमेंट हमने हर एक्टिविटी को वीडियो, अब तो वीडियो फॉर्म में भी आने लगी, फोटोग्राफ फॉर्म में सोशल मीडिया के पेज पे शेयर करना शुरू करा। दिख रहा है कि स्कूल में क्या हुआ, ठीक है, और उसको मजा भी आ रहा है, अपने बच्चे की एक्टिविटी भी दिख रही है, जनरल एक्टिविटीज भी दिख रही हैं उसको। और कभी कभी जैसे डांस है, अब आपका बच्चा जाके स्कूल में डांस करा, बोले पापा या मम्मी मैंने डांस करा, आपने कहा कैसा करा बेटा, बहुत बढ़िया करा, आपने देखा तो नहीं। सही बात है। अब अगर वो चीज आपको देखने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा। बहुत। हमारे यहाँ होगा, हमारा एक यूट्यूब पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा फेसबुक पेज पे भी, उस पर रेगुलरली अगर आप खोलें पिछले 20 सालों से धीरे धीरे शुरुआत हुई थी लेकिन आज अपडेटेड आपको सब चीज मिलेगी उसमें। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अब रील्स का जमाना है, अब आदमी जो है इतनी लंबी लंबी चीजें कम देखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। रील्स भी आपको रेगुलरली, अगर आपको छोटी चीज देखनी है आप रील्स फॉर्मेट में देखिए, अगर आपको फोटोग्राफ्स देखनी है आप फोटोग्राफ्स फॉर्मेट में देखिए, और आपको पूरी वीडियो देखनी है आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको अपने बच्चों की परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस की परफॉर्मेंस सारी देखने को मिलेगी। ये पॉजिटिव चीज है। उसके अलावा रेगुलर अपडेट्स, कोई भी बच्चों को अपडेट जानी है तो वो आपको इन पेजेस के माध्यम से मिल रही है, या वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट तो खैर होती है मेरे ख्याल में आजकल हर स्कूल की होती। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है। उसके अलावा आजकल व्हाट्सएप बहुत एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम बच्चों को रेगुलरली अपडेट देते हैं। सर एआई आ रहा है अभी जी, ठीक है, आ गया। आजकल मेरे भी बच्चे एआई का बहुत इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी बताओ इसका क्या आंसर है, और वो पूरा कॉपी करके लिख भी देते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एआई बच्चों के लिए एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा, घातक होगा या दोस्त होगा? देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नमेंट एआई को प्रमोट ही कर रही है। एआई कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, हमारे स्कूल में भी हैं, सब स्कूलों में एआई कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तो जिन नई टेक्नोलॉजी उसको गले लगाना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये नई टेक्नोलॉजी से कुछ बेनिफिट ही होगा। देखिए ठीक है, कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई हर चीज बच्चा एआई बेस्ड हो जाएगा तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। एआई से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने खुद कुछ कोर्सेज की किताबें पढ़ी हैं अपने आप ही, और एआई से बहुत कुछ ऐसी नॉलेज हो रही है जो कि शायद आपको अदरवाइज नहीं मिलती। रेडी नॉलेज है जी। बच्चे को इंक्विजिटिवनेस है कि मुझे ये चीज की जानकारी चाहिए। अब अदरवाइज वो पहले क्या करता, गूगल करता या अपने टीचर से जाके पूछता, वो इंस्टेंट जो है एआई से पूछता, फौरन उसे जवाब मिलता, उसकी नॉलेज बढ़ रही जी। तो एआई इज बेनिफिशियल टू एन एक्सटेंट कि बच्चा उसका सही इस्तेमाल करे। वो डिपेंड करता है टीचर्स पे और पेरेंट्स पे। वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही कि डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों है हर चीजों के। ठीक है, चीज ये है कि आप उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं। तो एआई के बहुत एडवांटेजेस हैं,
बहुत सारे लोग हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना करें इस बारे में, क्योंकि कहें कि साहब एआई की वजह से हमारी जॉब्स जा रही हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि साहब एआई आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन अब जमाने के हिसाब से हमको बदलना भी है और जमाने के हिसाब से हमको अपने आप को अडेप्ट भी करना। जा रही है जॉब तो एआई सीख लो ना, एआई सीख लो आप। नहीं चाहेंगे? नहीं, और भी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट और भी ऑप्शंस दे रही है आपको। तो मुझे नहीं लगता सर इंडिया में किसी को भी जॉब की टेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में बाल बेरोजगारी होती है जी। इस पे गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर रही है कि छोटे बच्चे काम तो नहीं कर रहे, बिल्कुल, और वहां आप सोच रहे हो कि हमें नौकरी की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस स्किल्स की कमी है। स्किल्स की कमी, स्किल हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग स्किल पर फोकस नहीं करते, हम लोग बस इंस्टेंट अर्निंग पे फोकस करते हैं। कि अभी मुझे कल क्या मिल जाए। लॉन्ग टर्म विजन बहुत कम लोगों का। लॉन्ग टर्म विजन अगर किसी को बनाना है तो आने वाले 50 साल में आपने कुछ सोचा है कि क्या होगा जो बच्चे आज से तैयारी शुरू करें? नहीं, देखिए अब आपने बहुत अच्छी बात करी स्किल की। गवर्नमेंट आज की तारीख में स्किल पे बहुत जोर दे रही है, और अभी कुछ कोर्सेज जो आए हैं और कंपलसरी कोर्सेज हैं वो स्कूल्स में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, स्किल बेस्ड। ठीक है, आप जो है करिकुलम को टोटल चेंज करके गवर्नमेंट कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा है कि आप जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए। तो ये बहुत बड़ा या पॉजिटिव उन्होंने रिमार्क दिया है, जो कि एक मैसेज है सारे यंगस्टर्स के लिए कि आप अपनी स्किल डेवलप करिए, स्किल डेवलप करिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। जब आप स्किल डेवलप करेंगे तभी तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। एंटरप्रेन्योर बनेंगे, स्टार्टअप खोलिए आप। स्टार्टअप को बहुत गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। क्यों आप हमेशा ये बात सोचते हैं कि मुझे फला कंपनी में नौकरी मिलेगी? क्यों ये नहीं सोचते हम कि हम स्टार्टअप खोलेंगे, हम कुछ नया विजन लेके आएंगे, हम स्टार्टअप खोलेंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे। आप सुनिए, आप प्रधानमंत्री जी का आप स्पीच सुनिए, आप मोटिवेट हो जाएंगे उनकी बात सुन के। बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। मैं तो उनको बहुत फॉलो करता हूं, उनकी एक एक बात में कुछ है, वो कितनी दूरदर्शिता है उनकी बात में। आप सोचिए, उन्होंने ये बात कितने टाइम पहले ये बात कह दी कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। लेकिन अग्रवाल जी, एक समस्या है यहाँ पर। आप कोई स्टार्टअप कर रहा है या नई कंपनी खोल रहा है तो आपको पता है तुरंत प्रॉफिट्स नहीं आते, टाइम लगता है। लेकिन गवर्नमेंट आज भी उन कंपनीज को भी वैसे ही ट्रीट करती है जैसे 100 साल पुरानी कंपनी को ट्रीट करती है। आपको नहीं लगता कि इनिशियल फेज में जो भी स्टार्टअप कर रहा है या स्टार्टअप में रजिस्टर कर रहा है या नई कंपनी खोल रहा है, उनको कुछ रियायतें देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने, अभी मैं पॉलिसीज के बारे में पढ़ भी रहा था थोड़ा सा, तो कई स्टेट्स में स्टार्टअप्स को वो रियायत दे भी रहे हैं। हो सकता है सेंट्रल में, ये आपकी बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई सेंट्रल वाइज इनको प्लान बनाना चाहिए या इनको ऐसे ही कोई रेगुलेशन लाना चाहिए कि ये पूरे इंडिया में ये लागू हो, क्योंकि ये स्टेट वाइज चल रहा है। अभी मैंने देखा था कुछ स्टेट्स जो है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए रियायतें दे रहे हैं, रिलैक्सेशंस दे रहे हैं, लेकिन ये हर स्टेट में नहीं हो पा रहा। अच्छा, वो कौन से बड़े स्टार्टअप है जो आपको लगता है आने वाले टाइम में बहुत ग्रोइंग होंगे, जो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे? ऐसे तो स्टार्टअप्स गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स तो लाखों की तादाद में रोज ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल में नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आप देखिए कितने स्टार्टअप्स हैं। अब आप अगर आप स्टैब्लिश स्टार्टअप्स की बात करें, चायोस की शुरुआत हुई थी जी, कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, हजारों करोड़ की कंपनी। आप ओयो को देख लीजिए, ओयो रूम्स जब शुरुआत हुई थी तो क्या था, कहां से कहां पहुंच गया। चाय पॉइंट किसी ने सोचा था? नहीं, बिल्कुल। और चाय उसके साथ साथ चाय पॉइंट खुला, आज चाय पॉइंट भी बड़ी एंटिटी बन गया। तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। मैं आज खुद सोचता हूं कि मैं इस उम्र में मैं ये बात सोचता हूं, आपसे बात करते करते मैं ये बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों ना मैं भी एक स्टार्टअप खोल सकता हूं। क्यों नहीं खोल सकता? उम्र की तो कोई कमी इसमें है नहीं सर, बिल्कुल खोल सकते हैं आप। तो वो दिमाग में है। तो बच्चों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम आ दे, कि सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है आप जो है एक स्टार्टअप खोलिए मेंटोरशिप का ज्यादा बेहतर वो है। जी कि ठीक है, आप मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखें, नया बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है। ऑल्दो आपका सरनेम या अग्रवाल चाहिए तो आपको पता है कि कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, हायरिंग कहाँ से करनी है, फायरिंग कहाँ से करनी है, किस काम को आपको खुद संभालना है, किस काम को आपको एम्प्लॉय को देना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। मुझे लगता है आपको सूट ज्यादा करेगा। आप कंपटीशन ना बढ़ाएं तो बेहतर। नहीं, देखिए मार्जिन हर एक के लिए जिंदगी में है, ऐसा नहीं है कि लेकिन हाँ, बात आपकी ठीक है। मैं कोशिश करूंगा। मैं इतना बड़ा तो खैर मेंटोर नहीं कहलाऊंगा अपने आप को, लेकिन हाँ, अगर मेरे
बात करने से या मेरे किसी के कोई मेरी बात सुनता है उससे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं अपने आप को एक ऐसा इंसान जाना चाहता हूँ जो कि आदमी ये कह सके हाँ भाई अग्रवाल साहब से या सौरभ जी से मुझे फायदा हुआ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मैं जब यहाँ जिंदगी मेरी खत्म हो या जब भी मैं जाऊं कि कोई ये कहे कि यार ये मुझे इन्होंने नुकसान दिया था। मैं हमेशा यही सुनना चाहूंगा एंड तक कि इनसे कुछ फायदा हुआ मुझे। तो बस वही मेरी आदत है और वही मेरी कोई ऐसा ड्रीम जो अभी भी बाकी रह गया हो? ड्रीम्स तो बहुत है, ड्रीम्स अभी भी बहुत हैं सर। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करने की तमन्ना है। एक मुझे बहुत बढ़िया सिंगर बनना है, मेरी ईमानदारी की बात है ये। मैं चाहता हूं कि कभी जो है मैं भी जो है कहीं स्टेज, मुझे मालूम है कि मेरी आवाज नहीं रही, अब वो उम्र नहीं रही, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों ये मेरे मन में ये है कि मैं जो है कहीं स्टेज पे खड़े होके मैं गाऊं और जो है कम से कम वहां 5-7 हजार आदमी जो है खड़े होके ताली बजाएं। ये मेरे मन में एक तमन्ना है। हो सकता है बहुत लोग इस बात पे हंसेंगे, लेकिन हंसने की मुझे कोई चिंता नहीं रहती। एक लाइन में अगर सौरभ अग्रवाल जी को समझाना हो तो आप क्या कहेंगे अपने बारे में? मतलब लोग क्या सोचते हैं या मैं अपने आप अपने बारे में? ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड नेवर गिव अप पर्सन। क्या बात, यही कहूंगा मैं अपने बारे में। वो एक गलती जो आपने करी अपनी लाइफ में, आप चाहते हो आपसे सुनने वाले, आपकी नेक्स्ट जनरेशन या जो भी आपको फॉलो करते हैं वो कभी ना करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने मुझसे ये बात पूछी। गलती कह लीजिए या मजबूरी में वो गलती हो गई, बहुत पुरानी बात है ये। मैं आपसे बात कहूंगा 84, मतलब आज से 40 साल पुरानी। और मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, और उस जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना अच्छी, आज भी बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में और भी बड़ी बात होती थी। मेरा सिलेक्शन हुआ, और उस जमाने में रैगिंग बहुत होती थी, फिजिकल रैगिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी, तो अब तो बहुत कम इंस्टेंसेस सुनने को मिलते। तो मैं अनफॉर्चुनेटली उसका शिकार रहा। मैं आज ये शायद मैं कहता नहीं हूं ये बात, मैं आज शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने बात ऐसी कही। और उस डर से मैं कॉलेज से आ गया, इंजीनियरिंग छोड़ के मैं आ गया। नेचुरल था भाई, बच्चा था मैं, घबराया हुआ था। और जब फिजिकल आप रैगिंग के शिकार हो जाते हो तो आप डर जाते हो, मेंटली टूट जाते हो, फिजिकली ब्रोकन आप कह सकते हो। बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मेरे पेरेंट ने मुझे ये बात समझाई, और मेरे को गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि आप उसके बदले में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, हम आपको एडमिशन देने को दिया, बस आप पढ़ाई अपनी करो। तब मेरे फादर ने ये बात कही कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने, कहते ना उनको प्रेम जागा, वो बोले तुम मत करो, मैं तुम्हारा ये दुख नहीं देख सकता, तुम मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। वो पढ़ाई मैंने छोड़ दी, वो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, वो कभी भी नहीं मेरे दिल से नहीं जाएगा। हालांकि उसके बाद मैंने अपना बिजनेस करते करते ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैंने अपना MBA भी करा। उस समय इग्नू खुल चुका था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नया खुला था, उसका एंट्रेंस दिया बाकायदा, उसके बाद वहां से MBA करा। लेकिन वो जो अफसोस है ना कि मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के मैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करता, वो मेरे मन में आज भी, आज 40 साल या 42 साल के बाद वो अफसोस है। तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं क्योंकि मेरा काम है बच्चों से ही डील करना, कि सर हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्समैन। में कहता हूं सब करो, पढ़ाई मत छोड़ना कभी भी। जिंदगी में हमेशा पढ़ाई काम आएगी, ऑलवेज। पढ़ाई से कभी कोई नुकसान नहीं होगा किसी का, और ये फैक्ट ऑफ लाइफ है सर। आप कुछ भी बन जाइए, पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके रखिए आप जी, और बैकअप में हमेशा रखिए अपने साथ। आप आज स्पोर्ट्समैन, आप अपना स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसमें आपका करियर बन पाए, जरूरी नहीं है आपको उसमें नौकरी मिले। पढ़ाई होगी, आपको हमेशा कहीं ना कहीं वो काम में आ जाएगी, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हमेशा साथ रखें। तो आप अगर मेरे किसी बच्चे से, जो भी मेरे से सुन चुका होगा या मेरे से बात कर चुका, वो हमेशा कहेगा सर ने कहा होगा बैकअप प्लान रखने को। ये मेरा स्टैंडर्ड लाइन है, बेटा बैकअप प्लान तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
ये एक अंग्रेजी की कहावत है, वो काम मत करिए कभी जिंदगी। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कभी मत करिए। हमेशा जिंदगी में बैकअप प्लान हमेशा रखिए, और बैकअप प्लान हमेशा सबसे बढ़िया है अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि आप अगर क्वालिफाइड होंगे, आपके पास प्रोफेशनल, अरे कुछ नहीं होगा, नौकरी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, अपनी जिंदगी तो आप बना ही लोगे। स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, कम से कम अपनी जिंदगी तो कर। आप अगर पढ़े ही नहीं तो फिर कौन आपको पूछेगा आप क्या करोगे? आपने खेल भी कर नहीं पाए, सिंगर भी बन नहीं पाए, पॉडकास्टर भी बन नहीं पाए, पढ़े लिखे आप है नहीं, क्या करोगे आप? फिर किसके सामने आप हाथ फैलाओगे? तो वो जिंदगी की जो सच्चाई है वो मैं हमेशा कहता हूं, कहता रहूंगा। और जो मैंने आपने कही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, वो गलती मैंने की थी। वो बात अलग है कि मुझे भगवान ने दोबारा मौका दे दिया, मैं कर पाया, लेकिन आज भी वो अफसोस रहता। सर जो जिस सच्चाई के साथ और शिद्दत से आपने अपनी चीज बताई है, हेड्स ऑफ यू। इस एज में आप अपनी कोई गलती मान भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि आप ही गलती मत करना, वरना आजकल लोग गलतियां मानने के लिए क्या तैयार है। और आपके लेवल पे तो आगे कहते थे मैंने गलती करी थी तो यहाँ बैठा होता किसी कंपनी में धक्के नहीं खा रहा होता। नहीं, यू आर सर प्योर हार्ट एंड प्योर सोल, रियली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी जर्नी मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी की, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। जिस किसी ने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। अगर आप चाहते हैं, मैं सर आपको गुजारिश करूंगा कि ये पॉडकास्ट देख के अगर कोई भी आपको कॉल करता है एंड ही और शी वांट्स अ मेंटोरशिप कि सर मुझे आपके संरक्षण में आगे बढ़ना है जीवन में एंड मुझे थोड़ा सा समय आप दीजिए जैसा आप म्यूजिक को देते हैं, तो आप प्लीज मना मत करिए। अरे सर, मेरा सौभाग्य होगा ध्रुव जी अगर कोई भी मेरे से, मैं हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर हमेशा सार्वजनिक रहता है, ऑलवेज ऑन पब्लिक डोमेन, कभी भी कोई छुपा हुआ नंबर नहीं है, सारी कॉल्स उठाता हूँ और जो हो सकेगी मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और कभी ट्राई करके देख ले, मेरा फोन हमेशा किसी सभी जरूरतमंद के लिए ऑन रहेगा। क्या बात। और कोई भी इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और अग्रवाल जी को कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है। बाकी अगर आपको लगता है इस पॉडकास्ट में हमने कोई गलती करी है, आपके किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगली वीडियोस में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सर की कंप्लीट डिटेल है, नाम, नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट। आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, आप चेस के प्लेयर हैं या आप किसी भी फील्ड में प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, मेंटोरशिप चाहिए, आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। म्यूजिक में है, म्यूजिक लवर है, म्यूजिक में आगे जाना चाहते हैं, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने है। तो बहुत 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 धन्यवाद सर अपना। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद आप लोग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।